तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था कि राज्य सभी देश के सभी नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और उसको बारी बारी से मैंने समझाया भी था ना, लिंग का मतलब क्या हुआ, जाति का मतलब क्या हुआ, प्रजाति का मतलब क्या हुआ, ठीक है, स्थान से क्या रिलेशन है। तो स्थान का रिलेशन जो है वो आगे और अभी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जन्म स्थान को मैंने डिटेल से भी समझाया नहीं है, लेकिन राज्य को समझाया था, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा मैंने दे दी थी आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में। तो जो राज्य की परिभाषा दी थी ना, वही क्या है, आर्टिकल 12 है। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 12 भी उससे मैंने क्लियर करा दिया। राज्य की परिभाषा में मैंने तो समझाया ही था कि राज्य क्या है, इसके दायरे में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए आज का क्लास हमारा जो होने वाला है वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2। लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे पीछे जाएंगे और आर्टिकल 14 को एक बार और समझ के आएंगे, ठीक है। और क्यों है तो बताती हूँ। देखिए मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 14 समझ लो क्या है, एक वृक्ष है। क्या है ये? पेड़ है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? ये पेड़ है। फिर 15, 16, 17 एंड 18 इसकी क्या है? अंग है। क्या है? पार्ट्स हो गए पेड़ के। क्लियर? तो देखिए आर्टिकल 14 ने बोला क्या है, तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 ए से डिनोट कर रही हूं उसको मैं। तो आर्टिकल 14 में एक बात बोली थी कि विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है ना। इधर एक तरफ विधि के समक्ष समानता की बात बोल रहा था और दूसरी तरफ क्या बोल रहा था? विधि के समक्ष संरक्षण। क्या? विधि के समक्ष संरक्षण। दो बातें की है आर्टिकल 14 ने। तो इसमें जो बोला है इसके आधार में क्या है कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि भेदभाव होगा। तो देखिए ध्यान देने की बात यह है, जो भेदभाव नहीं होगा या भेदभाव होगा, तो भेदभाव आखिर करेगा कौन? हमारी राज्य करेगी ना। राज्य मतलब भारतीय सरकार, ठीक है। तो राज्य करेगा, भेदभाव कौन करेगा? राज्य। नहीं करेगा राज्य, और करेगा भी राज्य। तो एक काम करते, चलिए हम राज्य को मानते हैं, हम अब ये पूरे भारत मत को अपने घर की तरह देखते हैं। समझिए कि मेरा एक पूरा परिवार है, ठीक है। और जो राज्य है ना वो हमारे पिताजी हैं, पापा हैं घर के, ठीक है। तो पापा क्या करते हैं, जो हम बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं हम लोग, मेरे घर में मम्मी है, ठीक है। तो पापा हमेशा देखिएगा, जो लड़की होगी ना, बहन है, जैसे मैं लड़का हूँ और मेरी एक सिस्टर है, तो पापा हमेशा ना मेरी बहन पे विशेष ध्यान देंगे, संरक्षण करेंगे, महिला का संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो फादर क्या करते हैं, घर के कमजोर बच्चों पे, या फिर 2 बच्चे, दोनों लड़के हैं, एक थोड़ा सा क्या है शरीर से कमजोर है, ठीक है, और एक पूरा बलशाली है, तो पिता को देखना, ठीक है, या माता जो भी घर के गार्जियन होंगे वो क्या करेंगे, उनको संरक्षण देंगे, देते हैं ना। तो पिता क्या कर रहा है, तो हम मान लिए कि राज्य क्या है, फादर है। क्या है? पिता है। क्या है? राज्य पिता। तो पिता जो होंगे वो घर के कमजोर बच्चे और महिला को संरक्षण देंगे, दे रहे हैं ना, बच्चे और महिला को संरक्षण, ठीक है। तो जब महिला और बच्चे को संरक्षण दे रहे हैं तो कौन दे रहा है? पिता दे रहे हैं। अर्थात राज्य का मतलब क्या हुआ कि भारतीय सरकार देगी, ठीक है। पिता तो मैंने समझाने के लिए बोला, तो भारतीय सरकार, संसद, फिर से स्टेट की विधायिका, कार्यपालिका, सरकार में तो सारे वाले प्रशासनिक अधिकारी वगैरह सब, ठीक है। और राज्य के आंशिक मतलब कुछ हिस्सा लगा है, और पूर्ण रूप से संचालित संस्थाएं भी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। और ऐसी निजी संस्था, ठीक है, जो सार्वजनिक रूप से काम कर रही है, ठीक है, समाज के लिए काम कर रही है, वो भी उसके दायरे में आएंगी। ये प्रीवियस क्लास में तो ये सब समझाई हूं ना मैं अच्छे से, तो समझ में आ गया। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये संरक्षण दे रहा है और यहाँ पे ये संरक्षण नहीं दे रहा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो जब भेदभाव नहीं है तो इसको कहा जाता है कि ये सरकार का नकारात्मक रूप है। कौन सा रूप है?
नकारात्मक। और ये कौन सा रूप है? सकारात्मक। सकारात्मक। अब बात को समझिए, अब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा है तो हम इसको नकारात्मक बोल रहे हैं, और यहाँ भेदभाव कर रहा है तो सकारात्मक बोल रहे हैं। दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन इस तरह का? यस और नो? यस। चल रहा है। तो बात को समझिए। अब मुझे ही मान लीजिए, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं हूं पिता घर की, ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो एक बच्चा मेरा थोड़ा दुर्लभ, मतलब शरीर से वीक है, और दूसरा बच्चा मेरा बहुत स्ट्रांग है। दोनों में आपस में क्या हुआ? मारपीट होता है। क्लियर? अब क्या है कि जब मारपीट होगा तो जो कमजोर बच्चा है, जिसको गलती उसी की है, उसी ने उसका सामान ले लिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगी कि वो कमजोर है, ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि इसने क्या कि उसके सामान को चुरा लिया, ठीक है, लड़ाई इसने शुरू की, तो उस वक्त मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी उसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी नजर में मेरा ये रूप क्या हो जाएगा? नकारात्मक होगा। हो सके मैं 2-4 थाप लगा दूं, उसको पीट दूं अच्छे से कि तुमने क्यों चोरी की, या फिर तुमने उसका सामान। उस समय तो ये नहीं देख रहे ना कि वो मजबूत मेरा बच्चा है और ये बच्चा मेरा दुर्लभ। मैं देख रही हूँ कि इसके काम क्या है, नेगेटिव है, तो उसकी नजर में मेरा ये रूप क्या है? नेगेटिव है ना, क्योंकि मैंने उसको आज डांटा और अच्छे से मारा भी है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद मुझे दया आ जाएगा, अरे मेरे बच्चा को कितना मार दिया ये वो, तो थोड़ा सा जाऊंगी, उसको मैं प्यार भी करूंगी, ठीक है, उसके लिए हो सके कुछ सामान लाऊंगी, उसको मनाऊंगी, या फिर उसके जहाँ चोट लगी होगी वहां दवा वगैरह भी करूंगी। तो ये रूप उसकी नजर में क्या होगा? सकारात्मक होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जब हम कहीं जाते हैं, कोई हमारा सामान लेके भाग जाता है, ठीक है, तो उस समय पुलिस अपराधी को पकड़ती है, तो ये थोड़ी देखती है कि अपराधी क्या है, नीचे जाति का है कि ऊंची जाति का है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, नहीं देखती ना। तो ये क्या हो गया उसका, उस सरकार का नकारात्मक रूप। पुलिस और सेना क्या हो करेगी? पुलिस और सेना नकारात्मक रूप दिखा रही है ना। जैसे कि देखिए, मैं ही अपने देश के खिलाफ कुछ देशद्रोह का काम करूंगी, तो सेना देखेगी क्या कि मैं भारत की नागरिक हूं, तो ये वो कुछ नहीं देखेगी ना। क्या करेगी उस समय पे? मैं क्या हूं? उसकी नजर में अपराधी हूं, ठीक है, वो मेरे साथ वही उसी तरह से पेश आएगी जैसे कि दूसरे आतंकवादी के साथ आती है। अगर मैं आतंकवादी किसी मामले में सम्मिलित हूं देश के खिलाफ, ठीक है, तो मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं, उस समय उसको बस यही दिख रहा है कि मुझे अपने देश की सुरक्षा करनी है। समझ में आ रहा है ना? तो जस्ट उसी प्रकार अगर पुलिस, रास्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, किसी लड़के ने मुझे छेड़ दिया, और पुलिस का काम क्या है? हमारी रक्षा करना। तो पुलिस तो उस लड़के को अच्छा से पीटेगी, वो तो नहीं देखने जा रही है, ठीक है, उसको तो अपराध दिख रहा है कि इसने क्या किया, किस लड़की के साथ छेड़खानी की है, उसको मारेगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन यही किसी रास्ते में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस तुरंत उसको क्या कर रही है? डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो ये फिर पुलिस का क्या काम हो गया? सकारात्मक काम हो गया। तो अगर ये चोर को पकड़ के उसको चोरी रोक रहा है, ठीक है, तो चोरी रोक रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? चोर को पकड़ रहा है, तो ये चोर को पकड़ रहा है, तो चोर की नजर में तो पुलिस का ये नकारात्मक काम हो गया, हमको क्यों पकड़ा, ठीक है। और वही किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो क्या कर रहा है? ये अस्पताल लेकर जा रहा है, लेकर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका सकारात्मक काम। पुलिस को दिखा कि नहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल लेके जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सकारात्मक काम। समझ में आ रहा है? तो नकारात्मक और सकारात्मक समझ में आ गया। तो सकारात्मक हम इसको क्यों बोले? क्यों? क्योंकि ये महिला और बच्चों को क्या दे रही है? संरक्षण दे रही है। जो नीचे है, जो पिछड़े हैं, उनके उत्थान का काम कर रही है ना। कोई आपदा आता है देश में तो सरकार क्या करती है? अनाज मुहैया कराती है, ठीक है, ये देखती है कि शौचालय की सुविधा अच्छे से उपलब्ध कराती है। मान लीजिए कहीं आपदा आ गया, ठीक है, तो अनाज के साथ साथ उनकी बीमारी का भी ध्यान रखती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, दवाई उपलब्ध कराती है, ठीक है, मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराती है, शौच वगैरह हर चीज का व्यवस्था होता है, ठीक है, टेंट वगैरह लगाया जाता है ना कि सारा कुछ यहाँ पे, हाँ, कैंपिंग में वगैरह में सब कुछ उनको सुविधा उपलब्ध हो, कराते हैं कि नहीं। तो सरकार का ये कौन सा रूप हो गया? सकारात्मक रूप हो गया। तो जब महिला और बच्चों को संरक्षण देगा सरकार, तो महिला, बच्चों या फिर कोई भी निचली जाति के लोगों को संरक्षण देगा, तो ये सरकार का कौन सा रूप होगा?
सकारात्मक रूप होगा, ठीक है। तो इसमें तो भेदभाव होगा और इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं इसको समझाने का मेरा कारण क्या था, तो समझाने का कारण ये था कि जो 15 का क्लाउज 1 है ना और 15 का क्लाउज 2, ठीक है, वो बोलता है कि भेदभाव नहीं होगा। क्या बोला? भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव नहीं होगा, तो ये विधि के समक्ष समानता में यही बोल रहा है ना कि भेदभाव नहीं होगा। क्लियर? ये बोल रहा है भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें भी क्या बोला गया, आर्टिकल 14, तो मैंने क्या बोला था, आर्टिकल 14 पूरा का पूरा क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये शरीर है और ये सब इसके अंग है, ठीक है। तो जब अंग है तो वो क्या करेंगे, उसका गुण तो लेकर जाएंगे ना आगे। क्लियर? तो ये 14 में 2 भाग में बटा हुआ है, विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता किससे जुड़ा हुआ, आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 और 15 का क्लाउज 2 इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ भी बोल रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, इसमें बोला है कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन विधि के समक्ष संरक्षण, तो विधि के समक्ष संरक्षण में क्या बोला गया है कि भेदभाव होगा। तो आर्टिकल 15 का क्लाउज 3 इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इससे, क्योंकि यहाँ महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? महिला और बच्चों के लिए इसमें क्या लिखा गया है, विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। समझ में आया? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, 15 का क्लॉज 2 को, और फिर 15 का क्लॉज 3 को समझेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि 15 का क्लॉज 1 और 15 का क्लॉज 2 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता से, क्योंकि किसमें भी भेदभाव नहीं होगा। और 15 का क्लॉज 3 विधि के समक्ष संरक्षण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, महिला और बच्चों को संरक्षण देगा। क्लियर है? तो अभी मैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 में जाऊंगी और आज 10 हो सके तो टाइम मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 में किन किन बातों को शामिल किया गया, पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो बात है वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में भी बोला गया था, जिसमें मैंने राज्य को भी परिभाषित किया था, जाति, धर्म, मूल वंश, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के बारे में बताया था। लेकिन संविधान निर्माताओं को पता था, ठीक है, वो बहुत तरह के भेदभाव देखकर समाज में आगे बढ़े थे, ठीक है ना। उन्होंने बहुत तरह के भेदभाव देखे थे और उस भेदभाव से वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुए थे, उनके जीवन पर असर पड़ा था उस भेदभाव से, ठीक है। तो वो चाहते नहीं थे कि आगे जाकर देश के नागरिकों के साथ ऐसा भेदभाव हो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने स्थान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में ये बता दिया कि किस किस स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब देश आजाद नहीं था उससे पहले देश क्या था, अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है। तो हम वो क्या था, जो संविधान निर्माता हैं वो क्या थे, उपनिवेशवाद को देख चुके थे, ठीक है। फिर उसके पहले साम्राज्यवाद था, तो वहां भी उन्होंने देखा था जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय भी क्या था, भेदभाव होता था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए तब भी भेदभाव चालू था, हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय संविधान नहीं था हमारे देश में, ठीक है, ना ही संविधानवाद था। उस समय भेदभाव इतना ज़्यादा था कि रंग के आधार पर भेदभाव होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, यहाँ तक कि जन्म स्थान के आधार पर, मतलब कि अगर आप भारतीय हैं और मैं विदेशी हूँ तो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ये है कि देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे तो संविधान का निर्माण भी तो उन्हीं लोगों ने किया ना, राष्ट्र को आजाद कराने के बाद। क्लियर? तो जब वो शामिल हुए तो जो उनपे आप बीती कहानी जो खुद पे मुझ पे बीतेगी, तो वो मैं चाहूंगी क्या हमारे आने वाले जनरेशन पे बीते, नहीं चाहूंगी। मान लो आज अगर किसी लड़की के साथ दहेज के लिए मारपीट होता ससुराल में, ठीक है, तो वो विशेष ध्यान रखेगी कि उसकी बेटी को वो अपना इस काबिल बनाएगी कि उसके साथ ये भेदभाव, मतलब ये अत्याचार ना हो, नहीं हो। तो उसी प्रकार हम संविधान जो निर्माता हैं उनको ये चीज ध्यान में था कि नहीं, जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है, जो हमने नजदीक से देखा है,
ठीक है, जो कष्ट हमने भोगा है वो आगे जाकर हमारे देश की जनता को ना भोगना पड़े, इसलिए उन्होंने विस्तार करते हुए स्थान के बारे में बताया। ठीक है, और उनके पास बहुत दिमाग था, उनको पता था कि किस किस स्थान को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में जो स्थान डाला गया है वो क्या है? दुकान, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझिए। देखिए, हिस्ट्री में एक स्टोरी महात्मा गांधी के बारे में, जब एक महात्मा गांधी की मूवी भी है उसमें भी आप देखिएगा, अगर आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन से उनको उतार दिया जाता है, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जी को क्यों उतारा जाता है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वही बैठेगा जो गोरा है, ठीक है, और जो अंग्रेज व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? क्यों? वहां पे क्या है? रंग भेद। क्लियर? भारत में बहुत सारी ऐसी स्थान थे जहां पे सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे। सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, मौज मस्ती के लिए होटल है, समझ में आ रहा है, अंग्रेज ही जा सकते थे, भारतीय को जाना अलाउ नहीं था। क्लियर? तो अब क्या, अब देखो एक दो तरह का हम बता दिए, अब तीसरा जाति के आधार पर भी समझिए। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है, ठीक है, ठाकुर का कुआं, उसको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें समाज की उस छुआछूत को ना बहुत करीब से दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि उस समय का क्या दृश्य था। ठीक है, क्या था ना कि देखिए वहां पे पानी जो था उनके पीने के लिए वो तरस रहे थे, मतलब पानी पीने के लिए तरस रहे थे, उनके पास पानी नहीं था कि वो पी के अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन ये अधिकार नहीं था कि यहाँ पर ऊंची जाति के लोग का कुआं है ना, तो वहां से वो लेकर पानी पी सके। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहानी के अंदर नहीं जा रही, वरना पूरी कहानी बतानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बस मैं छोटा सा एक पॉइंट बता रही हूँ कि मतलब उसमें आपको दिखेगा कि कैसे पानी के लिए तड़प तड़प के इंसान मर जाएगा, लेकिन उसको इतना हिम्मत नहीं है कि वो जा सकता, और गलती से चला गया अपनी जान बचाने के लिए उस कुआं से पानी निकालने, पकड़ा गया तो जान से मार देंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि इतना ज्यादा भेदभाव था, इतनी ज्यादा विषमता थी, ठीक है, समाज में। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रथम श्रेणी में संविधान निर्माताओं ने क्या क्या बताया? दुकान, ठीक है, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। तो देखिए, ये जितने भी स्थान आपको दिख रहे हैं ना, सब सार्वजनिक होगा। दुकान तो कोई व्यक्ति अकेले के लिए नहीं ना खोलेगा, जाहिर सी बात है, दुकान खोल रहा है तो वो सार्वजनिक स्थान मतलब सबके लिए खोल रहा है। क्लियर? होटल भी क्या खुद के लिए खोलेंगे? नहीं ना, होटल भी सार्वजनिक होगा, भोजनालय भी सार्वजनिक होगा, रेस्टोरेंट क्या खुद के लिए खुलता? नहीं ना, सार्वजनिक होता है। दूसरा, मनोरंजन के स्थान भी क्या हम अपने लिए खोलेंगे? नहीं ना, मनोरंजन के स्थान खुलता है तो सार्वजनिक होता है। क्लियर? सॉरी। तो देखिए, अब ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम श्रेणी में जितने भी स्थान आ रहे हैं सब सार्वजनिक है। क्लियर? अब ये सार्वजनिक है तो एक और बात समझिए, सार्वजनिक का विशेष ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक है तो यहां पर जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकेगा। अब दिमाग में आता होगा, अच्छा जो क्या बोलते हैं, अब देखिए, अब दुकान क्या सरकार भी खोल सकती है, लेकिन अधिकतर क्या है, निजी व्यक्ति खोलते हैं ना। होटल सरकार भी निजी व्यक्ति खोलते हैं। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, निजी व्यक्ति खोले या फिर राज्य के वित्त से संचालित हो, उससे मतलब नहीं है। वो किस क्षेत्र में काम कर रही है? सार्वजनिक क्षेत्र में, तो वहां पे इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहां तक पूरा क्लियर है आप? अब बात को समझिए। अब चलिए, एक होटल है, ठीक है ना, हम जाते हैं, पता चला सलमान खान जी आए हुए हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम जाएंगे, हमको रोका जाएगा बाहर कि जाने दिया जाएगा? रोका जाएगा ना, हाँ रोका जाएगा। सलमान खान आए हैं और सलमान खान सुपरस्टार, देश के करोड़ों जनता भीड़ लगाई होगी होटल के सामने, हमको जाने देगा? उनकी सुरक्षा के लिए सबको रोकेगा, तो वहां पे रोका जाएगा, प्रतिबंध है। क्लियर? दूसरा, एक और बात समझिए, हम क्या है ना कि यहाँ पे दुकान, ये होटल का बात समझ में आ गया? क्लियर? अब होटल है, ठीक है ना, होटल की बुकिंग हो गई पहले से, फिर हम बोल रहे नहीं ये तो मेरा अधिकार का हनन है भाई, हमको जगह चाहिए उस होटल में, अब सीट ही नहीं तो कहाँ से देगा भाई? समझ में आ रहा है?
तो बात को समझना ये है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, वो परिस्थिति के साथ कभी कभी सीमित भी होता है। समझ रही है ना, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स परिस्थिति के साथ क्या होता है, कभी कभी सीमित होता है। तो प्रथम श्रेणी समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट है? नहीं। अब हम सेकेंड चलते हैं। तो सेकेंड में है, दूसरी श्रेणी में किसकी बात की गई है? कुआं, तालाब, स्नान घाट, मतलब कि जल स्रोत की। किसकी? जल स्रोत। और दूसरा में सड़क। ठीक है, तो बात को समझिए, कुआं क्यों लाया गया, तालाब क्यों लाया गया, स्नान घाट क्यों लाया गया, पहले क्यों लाया गया ये समझना होगा। ठीक है, तो देखिए कुआं क्यों लाया गया, तो कुआं पे अब विशेष ध्यान देंगे। तो पहले के लोग कहाँ से पानी पीते थे? कुआं से ही ना। जब देश आजाद हुआ था उस समय की कल्पना करनी होगी समाज की, तो कुआं था ना। फिर क्या था? तालाब था, स्नान घाट, नदी वगैरह तालाब में लोग नहाते थे। क्लियर ना? तब इन जगह पे छुआ, मतलब इन जगह पे क्या था? कुआं पे तो मैंने एक स्टोरी बताई ही कि कितना भेदभाव था, कि नहीं पी सकते थे। बड़ी जाति का कुआं हो, मान लो कि गांव में कुआं है, 2 कुआं है, एक छोटी जाति के लिए, बड़ी जाति के लिए। गलती से छोटी जाति के कुआं में मान लो कोई जानवर घुस गया, गिर गया, पानी जहरीला हो गया, वहां पी के लोग मर रहे हैं, तो वो प्यास से मर जाएंगे, लेकिन बड़ी जाति के कुएं को नहीं छू सकते हैं। समझ में आया? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में कितना रोल है पता ही है आपको। तो वो भी तो उसी जाति से आते थे, वो तो भेदभाव को अपने आंखों से देखे हैं ना, तो उन्होंने विशेष ध्यान दिया इन सब बातों पे। ठीक है, तो कुआं, तालाब, स्नान घाट, मतलब जल स्रोत के किसी भी जगह पे कोई भेदभाव इन आधार पर नहीं होगा, इन आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे, मान लीजिए आप एकदम ढीठ किस्म के आदमी हैं, जा रहे हैं, कुआं है किसी का, ले जाके इसमें गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है, साबुन वगैरह डाल दिया या फिर कुछ मिट्टी डाल रहे, कीचड़, प्लास्टिक कुछ भी डाल रहे, मतलब आपका जो काम है वो काम क्या है? कुआं को गंदा करने का हो रहा है, तब आपको रोका जाएगा। नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको वहां जाना अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद मान लीजिए कि हमको कोई खतरनाक बीमारी हो गई, ठीक है, और हम गए पूरा तालाब में डुबकी मारना स्टार्ट कर दिए, और हमको बहुत ज़्यादा स्किन का गंदी बीमारी हुई है जो फैल सकती है, एक से दूसरे को फैल सकती है, तो वहाँ रोका जाएगा। तो यहाँ मौलिक अधिकार परिस्थिति के साथ सीमित की होता है, तो ये समझ में आ गया। अब सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क जो होता है वो क्या है? अभी देखिए, ये अब एक और चीज ध्यान दीजिए, रुकिए, एक टॉपिक में छूट गया था, जैसे कुआं, तालाब, स्नान घाट और सड़क। ठीक है, तो सड़क तो दिमाग में आ ही रहा है कि सड़क हमेशा क्या होगा? सार्वजनिक ही होता है, दिमाग में ऐसा आता है ना, क्योंकि सड़क जो है, देखिए कुआं हो सके निजी भी हो सकता है निजी, तालाब भी निजी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसे से अपने घर में कुआं अगर लगाते हैं तो उसमें आके आप मेरे ऊपर बोलती है कि देखिए आप लिंग, जाति, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी, आपके घर का कुआं हम यूज करेंगे। तो बात को ये समझना है कि संविधान निर्माता इस बात को भी जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो विस्तार से ये बता दिया गया है कि देखो भाई, जो निजी है, निजी का मतलब जो सिर्फ आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें तो रोक, आप आराम से रोक लगाइए। ठीक है, लेकिन भले ही मेरा कुआं है लेकिन उसका यूज सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है, मान लो बीच चौराहा में हम कुआं खुदवाए हैं और सबके पानी पीने के लिए वो खोदा गया है, समझ में आ रहा है ना, तो वो सार्वजनिक रूप में काम कर रहा है, तो उसमें हम किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे जब वो सबके लिए है। तो जो निजी है, जो हमारे लिए यूज हो रहा है, जो हम अपने खुद के घर में अपने लिए खुदवाए, तो वहां पे नहीं चलेगा, इस सब की मत पहुंचेगा कि नहीं भाई हमको तो तेरे कुआं में नहाना है। समझ में आ गया ना, तुम्हारे कुआं से पानी लेंगे चाहे जो हो जाए। क्लियर? तो वो समझ में आ रहा है कि कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र में काम आने वाला होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर राज्य द्वारा है तो राज्य उसमें आंशिक वित्त भी लगाता है, आंशिक पैसा मतलब कुछ हिस्सा भी दिया है पैसा का, या फिर पूर्ण रूप से संपूर्ण दिया है। ठीक है, मतलब कि आंशिक या संपूर्ण रूप से राज्य के वित्त द्वारा अगर स्थापित किया गया है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी इन आधार पे भेदभाव नहीं होगा। अब सड़क की बात है तो दिमाग में आ रहा होगा कि सड़क, तो देखिए सड़क तो सार्वजनिक होता है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो इनका जब आवास आप देखी है, टीवी में आता है ना, राष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास, तो देखिएगा सड़क जाता है। छोटा मोटा तो फिर हमारे जैसे नॉर्मल घर में तो वो रहते नहीं है, समझ में आ रहा है ना। राष्ट्रपति भवन देखी है तो कैसे दिखाता है कि पूरा बड़ी से बड़ी गाड़ियां जा रही है, बड़ा बड़ा सड़क है ना, तो देखिए उन सब जगहों पे आपको रोका जाएगा,
वहां क्या आप चल जाएंगी? सड़क सबके यूज के लिए तो है, सार्वजनिक है, वो सार्वजनिक वित्त से भी बना हुआ है, ठीक है, राज्य के वित्त से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पे आपको रोका जाएगा क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से हमारा मौलिक अधिकार सीमित होता है। समझ में आ गया? तो देखिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 आपको क्या समझ में आया? तो देखिए अगर हम पूरी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है? आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में ये तो बता दिया कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 5 चीजों पे, जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज 2, ठीक है, विस्तार करते हुए स्थान को क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है कि किन किन स्थान पे नहीं होगा। तो प्रथम श्रेणी में उसने कैसे स्थान को रखा? जो सिर्फ सार्वजनिक होंगे। तो सार्वजनिक में क्या हो गया? दुकान, होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट एंड सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। और दूसरे श्रेणी में उसने ऐसे चीजों को रखा जो सार्वजनिक भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। समझ में आया? तो सार्वजनिक और निजी में कौन कौन हो सकते हैं? कुआं, तालाब, स्नान घाट मतलब जल स्रोत, ठीक है, और सड़क। क्लियर? तो इसको रखा। तो अब बात को ये समझना है कि जो सार्वजनिक है उसमें तो इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो निजी है वहां पे रोक तो सकते हैं ना, जो मेरा खुद का है। क्लियर है ना? और निजी में भी कैसा कि जो मेरा व्यक्तिगत यूज के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी निजी संस्थाएं इनको जब चलाती है तो सार्वजनिक ही होती है ना, सार्वजनिक रूप से चलता है ना। तो जो सार्वजनिक रूप से चल रहा है उसमें इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है ना? ये टॉपिक क्लियर हो गया? या फिर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो चलिए, डाउट नहीं है ना तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है? अरे यहाँ पे सकड़ लिखा हुआ है, 1 मिनट, इसको सुधार देती हूँ, माफ कीजिएगा। सड़क, मिस्टेक हो गया था, फास्ट लिखती हूँ ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ना मुझे कमेंट आया था एसएससी जीडी के लिए भी बोल रहे थे क्लास ये करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास उतना समय नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर मैं जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ ना उससे 10-10 क्वेश्चन मैं हर दिन पूछूंगी क्लास में, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, तो मैंने क्वेश्चन बना के लाई हूँ, मैं यहाँ से देख देख के मतलब बोल रही हूँ। चलिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 4 ऑप्शन में दूंगी और उसमें से आंसर देना है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? भाग 3। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार से, तीसरा नागरिकों से, तो और चौथा मूल कर्तव्य से। भारत का संविधान का भाग 3 किससे रिलेटेड है? मूल अधिकार। हाँ, राइट आंसर। थर्ड में पूछती हूँ, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की? पहला ब्रिटेन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा म्यांमार। संवैधानिक रूप से मान्यता दी है मौलिक अधिकार को किस देश ने सर्वप्रथम? बताई हूं मैं, अमेरिका के अमेरिका। याद है ना, संविधान नहीं था तो वहां पे क्या लाया गया? मतलब संविधान था वहां पे। संविधान जब लिखा गया उसने क्या देखा अमेरिका ने कि यहाँ पे तो सब जगह सरकार है, म्यांमार में सरकार है, उत्तर कोरिया में है, ठीक है, और क्या है, संविधान भी है, लेकिन वहां पे क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स वहां पे नहीं है, क्योंकि सरकार है तो सरकार अपने मनमानी ढंग से काम कर रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को क्या कर रही है? छीन रही है। इसीलिए अमेरिका ने क्या लाया? मौलिक अधिकार लेके आया। समझ में आया? तो क्लियर है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को कहां से संवैधानिक मान्यता मिली? अमेरिका से। क्लियर है ना? अब गलत नहीं चाहिए, लेकिन अब लगता पूरा क्लास आप रिविजन नहीं की है। चलिए आगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। 4 ऑप्शन दूंगी। पहला 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, दूसरा 13 से 36, तीसरा 15 से 39 और चौथा 16 से 40। मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35। हाँ, तो 12 से 35 राइट है। तो एक बात को और समझिएगा, ठीक है ना, मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया? भाग 3 में। और कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 12 से 35। तो जब मैं 12 से 35 बोली ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि संपत्ति का जो अधिकार है ना उसको हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार
हटाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का F क्लियर है, संपत्ति का अधिकार हट गया है, समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग बताया है? पहला भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सबसे ज्यादा अलौकिक मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि बहुत अलौकिक चीज है, बहुत अच्छा। कौन सा भाग है भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग? खुद ही समझने का बात है। अभी हम बोले कि भीमराव, हाँ मौलिक अधिकार, क्यों? क्योंकि भीमराव तो वो अत्याचार को झेले ही हैं, क्योंकि वो नीची जाति से थे, तो उनके लिए क्या होगा अलौकिक, क्या होगा? भाग 3 ही होगा ना, फंडामेंटल राइट्स ही होंगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं? मूल अधिकार को मूल की सारा चीज हम पढ़ाने के दौरान बोले हैं, तो मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं? पहला, ठीक है, क्योंकि ये सरलता से संशोधित हो जाता है, मतलब इजीली इसमें परिवर्तन ला सकते इसलिए, या फिर ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तित होगा इसलिए बोलेंगे मूल, या फिर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है ये इसलिए। हाँ, मानव के प्राकृतिक और आंसर जोर से दीजिए, एकदम धीरे धीरे मत दीजिए, तो लग रहा है कि कंफ्यूजन में है। अगर कॉन्फिडेंट में तो आंसर एकदम क्लियर दीजिए। तो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार, क्यों? क्योंकि अप्रतिदेय मतलब क्या होता है? ऐसा अधिकार जिसके लिए हमको कुछ पे ना करना पड़े, समझ में आ रहा है ना, और ना ही वो रिफंडेबल हो, मतलब उसको वापस भी ना करना पड़े और कुछ पे भी ना करना पड़े, ऐसा अधिकार है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। और प्राकृतिक है मतलब नेचुरल है, बोलने चलने सोचने की स्वतंत्रता तो हर इंसान को है, तो नेचुरल भी है, तो प्राकृतिक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पूछो, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन देती हूं, 21, 22, 23, 24। सोचने का है। देखो 12 से 35 मूल अधिकार, तो 12 से 35 जोड़ोगी तो कितना आर्टिकल आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना, तो टोटल 24 हो गए इसमें आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन 6, दूसरा 7, चौथा तीसरा 4 और चौथा 5। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 6 नहीं, 7। पूछे क्यों? जब हम पढ़ाए थे तो हम क्या बोले? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अल्पसंख्यकों का, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का। क्लियर? उसके बाद और क्या था? जल्दी बताइए। संपत्ति को हटा दिया गया है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार हट के आप कितना पढ़ने वाली हैं? 6 पढ़ने वाली हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो हम बताए थे ना कि टोटल 6 पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो संपत्ति का अधिकार तो हट गया है, तो पहले कितने थे? 7 थे ना, तो अभी कितना होंगे? 6 होंगे। तो वर्ड पूछ रहा है कि पहले कितना था, तो पहले कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये दिमाग लगाना था कि हम क्या पढ़ाए थे कि 6 पढ़ेंगे, तो 6 पढ़ेंगे तो इसका मतलब कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि एक ही ना हटा है, ज्यादा तो नहीं हटा है। क्लियर? और संपत्ति का अधिकार कब हटा ये भी याद रखिएगा। 44 संविधान संशोधन मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में हटा था ये। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? जल्दी बताइए, कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? मौलिक अधिकार हाँ 6 है, क्योंकि एक तो हटा दिया ना। चलिए, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है या संसद द्वारा जोड़ा जाने वाला, ठीक है, एक कानून है। दूसरा 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, या फिर चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारत में मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, पहला मूल संविधान का हिस्सा है। पहला बोल रहा है मूल संविधान का हिस्सा है मौलिक अधिकार। दूसरा बोल रहा है चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा बोल रहा है संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है। और चौथा बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताइए क्या है? अरे भाई, हम कितनी बार बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान में लाया गया ना, संविधान बना ही तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया ना।
क्यों? क्योंकि देखा गया सभी देश में संविधान है, लेकिन क्या है वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सॉरी, तो संविधान वो नहीं, व्यक्ति की आजादी नहीं है, तो व्यक्ति की आजादी के लिए क्या लाया गया? फंडामेंटल राइट्स लाया गया। तो मूल संविधान से ही वो जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल मैं पढ़ाऊंगी आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो क्लास है आप सभी को पसंद आया होगा। और जो यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के साथ।